जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आपको वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना है ताकि आप लोग पूरे 30 प्रश्नों को देख सकें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण। अब इसमें जो है कूट दिया गया है, बताना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें आपके परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना और विचार मानचित्रण, ये सभी जो हैं आपके पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। इसलिए इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह भी आपका कूट वाला प्रश्न है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है झूम खेती के बारे में। तो इसमें देखेंगे जो झूम खेती है मिजोरम की, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और तब उस पर खेती किया जाता है। और एक इसमें आपका है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी इसमें ए, बी और डी यही जो है कथन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा निर्धारण। यह जो है कौशल नहीं है किसी भी चीज़ इसमें मनोविज्ञान में आपका अगर पेडागोजी से प्रश्न पूछता है, निर्धारण नहीं करना है, बाउंडेशन नहीं लगाना है, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं उसको बंधित नहीं करना है। मुक्त वाले प्रश्न होने चाहिए। मुक्त यानी स्वतंत्र आज़ाद होना चाहिए उन्हें अपने अनुभवों को प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए थे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखेंगे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। तो भारत में सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए थे? ये अफ्रीका से लाए गए थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे या फिर अपने मन में कल्पना करेंगे कि कौन से प्रश्न का जवाब आप जानते हैं। वीडियोज के अंत में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर, आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करते रहेंगे। चिड़ियाघर, बगीचे का फलोद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वनस्पति उद्यान। तो पारिस्थितिकी पर्यटन का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन है, आप लोग एक बार देखेंगे। यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसमें जो है अध्यापिका को प्रोत्साहित करना चाहिए उनकी ऊंचाइयों, पत्तियों, गंध और उगने वाले स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो डी आंसर जो है यहाँ पर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन है, आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे, और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कर देंगे ताकि यह वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके और वो भी देख सकें। क्योंकि आप लोगों का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, मगर आप लोग पहले से तैयारी करेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, मजबूत होगी। ऑप्शन है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है, साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी। तो इससे संबंधित प्रश्न मानचित्रण से आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यह जो है आंसर आपका जाएगा डी के साथ, सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर पेट्रोल दिया गया है 2007 में और जून 2007 दिसंबर 2014, और नीचे दिया गया है डीजल का मूल्य प्रति लीटर 35 रुपये 21 पैसे है और 50 रुपये 51 पैसे है दिसंबर में। तो बताना है, उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इस पर चलता है, या फिर डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है। लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। इनमें से कौन से सही हैं, इसमें बताना है। तो इसमें देखेंगे जो देवमित ने अपनी नोटबुक में लिखा है, इसमें से जो सही है आपका डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और जो डीजल है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर सी और डी यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसमें जो है किसको छोड़कर बाकी सबका अनुपालन किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है अमूर्त से मूर्त की ओर छोड़कर बाकी इन सब का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा एनसीएफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है एनसीएफ का। 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है।
पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। केवल शब्द का प्रयोग जहाँ भी हो उसे आंसर। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये हम नहीं कह सकते हैं बच्चों के बारे में, गलत है। संदर्भ युक्त और अधिगम परिवेश प्रदान करना, यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला भी नहीं होगा। ये संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है जो मानव, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? तो यह जो है बनाई जाती है किसमें? ऑप्शन है आपका चावल, चंदन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मूंगफली के छिलके का पाउडर। तो यह बनाया जाता है चावल के लुगदी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताएं जहाँ पानी तेल से महंगा है। ऑप्शन है यूरो, टक्का, डॉलर या फिर दिरहम। तो यह जो है इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दिरहम, यानी अबू धाबी में अबू धाबी जो यूएई के राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है ये दिरहम है। और यह जो है मरुस्थली है, यानी मरुस्थल में स्थित है, यहाँ पर पानी जो है पेट्रोल से क्या है महंगा है। तो ये डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रीना आम पसंद करती है, अब इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अचार और आम का पापड़ बनाकर उसे संरक्षण के लिए संरक्षित कर सकती है। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर आप लोग देंगे। तो केरल जो है यह भारत का एक राज्य है, प्रांत है और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और जो इसके निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर और बिहार। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा गोवा, विकल्प बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिनके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर दीमक, छिपकली, गिलहरी या फिर चूहा। तो इसमें जो गिलहरी और चूहा है इसमें से आपका आंसर होगा। तो गिलहरी जो है यह हमेशा अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। आंसर यहाँ पर बी लगाएंगे। अगर गिलहरी नहीं रहेगा तो चूहा भी लगा सकते हैं, चूहा भी जो है कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कोई किसान उर्वरकों की कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसको खेतों की मृदा क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भूमि है वह बंजर हो जाएगी। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो कथन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें जो है बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कथन है सही है। तो इनमें से जो आपके कथन सही हैं, रेगिस्तानी ओक जो है एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। और जो है इसमें इस वृक्ष के जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और इससे क्या होता है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर जो हमारा होगा विकल्प डी इस प्रश्न का
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी 7:45 पर मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी का औसत चाल था। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो है दोनों स्टेशनों के बीच में जो लगा हुआ समय है 7:45 से 4:45 तक। तो इसमें जो समय आपका हो गया है, यह चली है 2 जनवरी को और पहुंची है 3 जनवरी को। तो इसमें जो टोटल समय लगा है 21 घंटे लगे हैं। और इसमें जब हम औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा, इसकी जो कुल दूरी है 1140 और समय है 21 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा इसमें 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी। तो कोई व्यक्ति जो है यह दिल्ली में है, रहने वाला है और पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। तो उसकी दिशा बताना है कि सबसे पहले वह भोपाल जाएगा तो किस दिशा से उसकी यात्रा शुरू होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। तो वह व्यक्ति जब पहले भोपाल जाएगा दिल्ली से तो उसको जो है पहले दक्षिण दिशा में जाना होगा। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम और दाएं साइड होता है पूरब। तो जब वह दिल्ली से पहले दक्षिण जाएगा, दक्षिण की ओर आएगा और दक्षिण दिशा से फिर वो किधर जाएगा, पूरब दिशा की ओर जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, केचुआ और सांप। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ नहीं, कछुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, कछुआ। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंडे देते हैं। तो इसमें जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन इनमें से इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा यह जो है जाने जाते हैं चिपको आंदोलन के लिए। आंसर जो है विकल्प ए के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? प्रश्न पूछना उपयुक्त है। न्याय और समानता के प्रति चिंता, यह भी सही है। सहयोग भी सही है। यहाँ पर स्मरण रखना यह उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह
प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? यह पौधा है, कौन सा पौधा है जिसे साग यानी सब्जी के रूप में प्रयोग होता है और इसके बीजों से जो तेल प्राप्त किया जाता है वह है सरसों का पौधा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कांसा यानी ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें जो है कूट दिया गया है, बताना है कौन कौन से कथन इसमें इसके बारे में कांसा के बारे में सही है। तो इसमें जो है जो कांसा होता है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्ष पहले से कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो मच्छरों से जो फैलने वाला रोगों का समुच्चय है इसमें बताना है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो मच्छरों द्वारा जो फैलने वाला रोग है आपका चिकुनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी इस वीडियो का। किस राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 बराबर 110 सेंटीमीटर? तो स्केल 1 बराबर 110 सेंटीमीटर है। और यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है, इसमें बताना है लगभग कितना होगा। तो जब 110 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.7 सेंटीमीटर से तो ये आएगा 1067, इतना मीटर में आएगा। अब जब मीटर में यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसको हम बदलेंगे किलोमीटर में। तो जब किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.067, यानी इतना देखेंगे मीटर किलोमीटर कहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।